नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि बंटवारे में पिता को मिली ज़मीन पिता की मृत्यु बाद किसे मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने यह जो एक ग्राफ बनाया है, यह एक काल्पनिक ग्राफ है। इसमें सभी काल्पनिक नामों का हमने उपयोग किया है। ठीक है, तो यह एक व्यक्ति है रामलाल, और ये इनके पुत्र पुत्री और ये पत्नी है। ठीक है, और इस रामलाल के नाम पर एक खेत है या एक ज़मीन है जो कि 512 नंबर है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि यह रामलाल जो है यह अपने जीवन काल में इस खेत का, ये खेत जो है इस खेत का अगर अपने सभी वारिसों के बीच में बंटवारा करता है अर्थात विभाजन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस खेत के 5 टुकड़े किए जाएंगे। 5 टुकड़े क्यों किए जाएंगे? क्योंकि यह रामलाल जो है एक हिस्सा इसका रहेगा, एक इसके पुत्र रमेश का रहेगा, एक इसके पुत्र सुरेश का रहेगा, एक इसकी पुत्री करिश्मा का रहेगा और एक इसकी पत्नी शीला का रहेगा। ठीक है, तो जब यह रामलाल जो है अपने वारिसों के बीच में इस खेत का विभाजन करता है तो इस खेत की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यह रामलाल जो है यह इसको इस प्रकार से विभाजित करेगा। तो जब ये 512 नंबर है तो इसमें से मान लिया जाए कि यह टुकड़ा जो है यह रामलाल अपने पास में रखता है। ठीक है, ये दूसरा टुकड़ा जो है, ये वाला टुकड़ा जो है यह रमेश को देता है, ये तीसरा टुकड़ा जो है यह सुरेश को देता है, ये चौथा टुकड़ा जो है यह करिश्मा को देता है, और यह 5वां टुकड़ा जो है यह इसकी पत्नी शीला को देता है। ठीक है, तो विभाजन में इस प्रकार से जो है इसके टुकड़े कर देता है। तो जब विभाजन होता है तो इसमें इसके नंबर भी अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे कि जब 512 नंबर जो है इस पूरे सर्वे नंबर का, जो इस पूरे खेत का नंबर जो है एक था 512, तो जब इनके अलग अलग विभाजन होंगे, अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, सभी में अलग अलग बढ़ जाएगी, तो इनके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे अर्थात इनके नए नंबर बन जाएंगे। नए नंबर कैसे बनेंगे कि 512 मूल नंबर है तो यह 512/1 हो जाएगा जो कि रामलाल का रहेगा, यह 512/2 हो जाएगा जो कि रमेश का रहेगा, और यह 512/3 हो जाएगा जो कि सुरेश का रहेगा, और यह 512/4 हो जाएगा जो कि करिश्मा का होगा, और यह 512/5 हो जाएगा जो कि शीला का रहेगा जो कि रामलाल की पत्नी है। अब यहाँ पर विवाद यह है कि इन सभी लोगों को अपने अपने हिस्से की ज़मीन मिल चुकी है। किसको? जो रामलाल जो है इसके वारिसों को अपने अपने हिस्से की ज़मीन इस रामलाल के जीवन काल में ही मिल चुकी है। लेकिन इस रामलाल ने भी इस खेत में से एक टुकड़ा रखा है जो कि 512/1 है। तो जब इस रामलाल की मृत्यु होती है ना, रामलाल की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में यह टुकड़ा जो है, यह खेत जो है, यह किसको प्राप्त होगा? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तो देखिए ये 512/1 जो नंबर है अर्थात यह खेत का टुकड़ा जो है यह रामलाल ने विभाजन में अपने पास में रखा है। और अगर यह रामलाल जो है अपने जीवन काल में इस 512/1 को किसी व्यक्ति को विक्रय कर देता है, दान कर देता है, या विनिमय के माध्यम से किसी प्रकार से अंतरित कर देता है, तो ऐसा अधिकार इस रामलाल को अपने जीवन काल में है। और साथ ही साथ अगर यह रामलाल जो है इस खेत की किसी व्यक्ति को वसीयत कर देता है, जैसे मान लिया जाए कि रमेश के पक्ष में कर देता है, सुरेश के पक्ष में कर देता है, या करिश्मा के पक्ष में कर देता है, या शीला के पक्ष में वसीयत कर देता है, या इनमें से किसी भी व्यक्ति के पुत्र पुत्री या किसी भी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर देता है, तो इस प्रकार का अधिकार इस रामलाल को अपने जीवन काल में रहता है। क्योंकि यह संपत्ति जो है, यह खेत जो है इस रामलाल को विभाजन में प्राप्त हुआ है, यह पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस रामलाल की मृत्यु हो जाती है और उससे पूर्व यह इस खेत को किसी भी रूप में अंतरित नहीं करता है और न ही इसकी किसी को वसीयत करता है, तो ऐसी स्थिति में यह खेत जो रहेगा 512/1 जो रहेगा, इसमें इन सभी का बराबर बराबर हिस्सा रहेगा। इस रमेश को भी मिलेगा, इस सुरेश को भी मिलेगा, इस करिश्मा को भी मिलेगा, और इस शीला को भी इसमें बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अर्थात इन चारों लोगों का इसमें 1/4 हिस्सा हो जाएगा। इस प्रकार से 1/4 हिस्सा इसमें हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर इस रामलाल की मृत्यु से पूर्व इसकी पत्नी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह रामलाल का जो यह खेत है यह 1/3 तीनों लोगों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस रामलाल की मृत्यु से पहले किसी भी पुत्र की या पुत्री की मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लिया जाए कि इस रमेश की मृत्यु इस रामलाल की मृत्यु से पूर्व हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस रमेश के 2 पुत्र है और 1 पुत्री है और इसकी एक विधवा है, तो इन सभी लोगों को बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त होगा।
इनको कौन सा हिस्सा प्राप्त होगा? जो इस रमेश को प्राप्त होने वाला था। जैसे कि मान लिया जाए ये हिस्सा जो था, तो इस हिस्से में से इन चारों लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बंटवारे में पिता को कोई ज़मीन मिली है तो मृत्यु के बाद में वह ज़मीन किसको प्राप्त होगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।